हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले ही लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उनके क्वेश्चंस के बारे में। और आपके सामने में यही दो क्वेश्चंस हैं और इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और बी ऑनेस्टली ये दो क्वेश्चंस मैंने अलग सर के से कॉपी किए हैं, ऑब्वियसली, है ना। तो और ये लक्ष्य बैच आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो ये लक्ष्य बैच से ही कॉपीड है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको ट्राई करेंगे। और ये तो आसान है, ये भी आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, तो फिर वो आप लोग कर लोगे। तो एक बार बताइए इसका आंसर कितना आया। ये के क्यू बाई आर स्क्वायर तो नहीं आएगा इसका ना आंसर ना, भैया चार्ज है बीच में रखोगे, बीच से डिस्टेंस। अच्छा आर क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया नहीं गया है और इसकी भी रेडियस देखो, आर यहाँ पे दिया, तो इसका जो रेडियस है इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आर लेंथ पे, ठीक है। सॉरी, ये आर क्या है, आर इसकी रेडियस है, तो क्यू चार्ज है आर रेडियस के इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कर लेंगे। और इसको कैसे करना है भैया, इसमें आधे पे क्या है, आधे पे देखो सेमी है ये, और सेमी के आधे मतलब कॉर्ड, तो कॉर्ड रिंग पे प्लस लिम्डा है और आधे पे क्या है, माइनस लिम्डा है। तो इसको कैसे करोगे? अरे भाई दो को अलग अलग तोड़ लो, नहीं समझे, करके दिखाऊं? तो चलिए आप इसको ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद आप इसको बताइए। और जिनको नहीं होता वो हमारे साथ कॉपी पेन निकाले और इसको ट्राई करना शुरू कर दें, मतलब कॉपी करना शुरू कर दें, ट्राई ही क्या करोगे अब। चलिए देखते हैं। तो हमें एक आर्क है, ये क्या है, ये आर्क। तो आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो जो किस सेंटर से एकदम बीच से जाती है ना, सेंटर से एक लाइन खींच दो। तो यानी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये जो लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगी, ये जो लाइन है सीधी बनी है क्या, हाँ। तो ये एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नेट की डायरेक्शन रहेगी एकदम नीचे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको पता चल गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ई इज इक्वल टू क्या रहता था, बोलो बोलो, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 था क्या, हाँ, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये जेड नहीं है, 2 है, ठीक है। मेरा जेड ऐसे रहता है, तो ये जेड नहीं है, पहली बात तो आप ये, खैर इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k लेमडा बाई आर, भाई 2k लेमडा बाई आर ही तो होता है, भूल जाते हो, इंटू साइन थीटा बाई 2, मतलब साइन 60 का आधा कितना होता है, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 30 2 को कैंसिल कर देगा, तो क्या आंसर आएगा, k लेमडा बाई आर। आंसर क्या आया, k लेमडा बाई आर। पर अपने को गिवन ही नहीं है, अपने को गिवन ही नहीं है। क्या नहीं गिवन है, लिम्डा के टर्म्स में आंसर। तो अपन को लिम्डा की वैल्यू पता है। लिम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लिम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज और कितनी लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी इस आर्क की लेंथ होगी, तो लेट दिस लिम्डा अपॉन आर्क, सॉरी क्यू अपॉन आर्क। अब आर्क कहाँ से निकालोगे, आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले तो 60 डिग्री, नहीं रे 60 डिग्री नहीं लिखना है, अपने को एक नंबर रखना है। तो नंबर में क्या होता है, रेडियन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/3। तो यहाँ पे जो थीटा है ये नोट पॉइंट है, थीटा को रखते हैं किसमें, रेडियन में। अरे 60 डिग्री रख दोगे मान लो, तो रेडियस एक क्या है, नंबर है, और डिग्री में रख रहे हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करोगे तुम, समझे। तो यहाँ पे π/3 रखना पड़ेगा। आर्क और रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर। तो आर्क की लेंथ आ जाएगी, आर इज इक्वल टू आर इंटू π/3। और ये जो आर्क मिला है ये यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा q/πr/3, यानी 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3 तो ऊपर चला जाएगा। तो और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो 3k/πr²। और ये ई नेट की वैल्यू तो देखो डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया भाई। k/r² नहीं सही होगा। तो 12th के जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो यही जनरली करके आते हैं, k/r²। 12th वाले बच्चे जनरली नहीं पढ़े रहते तो। और ऑब्वियसली बात है भैया, अगर मैं भी जाता, अगर नहीं पढ़ा होता तो मैं भी ये करता, क्योंकि हमें k/r² तो पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, नोट कर लीजिए इसको। बस इसमें आपके लिए पॉइंट क्या था कि थीटा को रखना है रेडियन में, बस। चलिए इसको मिटा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसको मिटा दिए, चलो कोई नहीं।
तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, वो काफ़ी लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा, तो आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हो। कैसे कमेंट करेंगे, उसका आंसर तो आपने बड़ा बेकार दिया था। अरे ऑप्शन भी तो दिया था भाई, ABCD करके रख दो ना, तो आप लोग बोल दो कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो आएगा वो कमेंट कर दो। नहीं तो बोल रहे 2K लैम्डा बाई आर, ये हम कैसे कमेंट करेंगे, हर जगह तो 2 ऐसा बोल दी गलती से क्या। तो ये अपने पास एक सेमी सर्कुलर रिंग थी, नहीं बनी तो भी मान लीजिएगा ये है सेमी सर्कुलर रिंग, और इसके आधे पार्ट पे +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मतलब कुल मिला के अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और आधे पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर का लिम्डा है और इधर भी लिम्डा है। ऐसा नहीं लग रहा अपने को 2 रिंग दी गई हैं, मतलब 2 क्वाड्रेट दिए गए हैं, है ना। तो जब 2 ठो दिए गए तो उनको 2 में तोड़ लो, सबसे आसान तरीका। तो इसकी वजह से देखो अकेले अकेले देखो, इसको अकेले सॉल्व कर लो, इसको अकेले सॉल्व कर लो, फिर बाद में दोनों को कंबाइन कर दो। तो इसको अकेले सॉल्व करो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, यहाँ से 45 डिग्री बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इसके वजह से इधर रहेगी, यहाँ से 45 पे, यहाँ से 45 पे। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या था, बताओ बताओ बताओ, 2K लैम्डा बाई आर साइन 45। तो क्या हो जाएगा, √2K लैम्डा बाई आर, यही तो होगा √2K लैम्डा बाई आर। अच्छा, इसकी वजह से भी 45 डिग्री पे रहेगा, यहाँ से ये 45 और यहाँ से ये 45, पर इस बार निगेटिव होता है, निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होती है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी इस बार, ई नेट। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं ई नेट, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2K लैम्डा बाई आर माइनस साइन। अरे यार माइनस प्लस क्या होता है, डायरेक्शन बताने के लिए रहता है, तो माइनस यहाँ पे नहीं पुट कर दिए, तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करिएगा। तो साइन 45 और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2K लैम्डा बाई आर। ई नेट और ई नेट बराबर हैं, 2 वेक्टर बराबर हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, 2 वेक्टर हैं, अब ये वेक्टर का प्रश्न बन चुका है, अपने पास 2 वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। तो आपको बताया था जो इनका रिजल्टेंट है वो उनके ठीक बीचों बीच से जाएगा, है ना, ठीक बीचों बीच से, मतलब 45 डिग्री 45 पे बनाएगा दोनों से ही, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 2A cos थीटा बाई 2, क्या होता है 2A cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप वही यूज़ करेंगे, देखो 45 ठीक बीचों बीच जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस से जाएगा, और इसलिए सारे के सारे आंसर आपको आई कैप में मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी तो आंसर नहीं लिख सकते, 2√2, ए की वैल्यू क्या है, ये 2√2K लैम्डा बाई आर, और cos थीटा बाई 2 यानी cos 45। भाई दोनों के बीच के एंगल को थीटा बोलते हो, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, और थीटा का आधा कितना होता है, 45। तो cos 45 किसको कैंसिल करोगे, √2 को, तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या था, 2K लैम्डा बाई आर किस डायरेक्शन में है, आई कैप की डायरेक्शन में। तो यही अपना आंसर था, और ये अपना कौन सा आंसर था, फाइनल आंसर था, इधर उधर नहीं भागना था, समझे। दैट्स इट। अपने को क्वाड्रेंट रिंग जो है कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई है, रिंग का जो क्या है, इसको मुझे अंग्रेजी थोड़ी सी कम आती है इसकी, इसमें तो अटक जाता हूँ बार बार, नोट कर लीजिए इसको। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट एंड फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। अब देखिए ये जो अपने पास फाइनाइट लाइन चार्ज है, इसकी लेंथ तो कुछ मतलब फाइनाइट लेंथ का है कुल मिला के, एरर नहीं बोलते यहाँ पे, ठीक है। ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा हमको गिवन है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस में रखा है, और हमसे एक्स एक्सिस में पूछ रहा है, कोई पॉइंट है मान लेते हैं, तो इस पॉइंट को बोल देते हैं पी या डी बोल दो, जो भी बोलना है, तो पी बोल दो, किताब में मेरे डी लिखा है, और लेकिन अपन पी फॉर पॉइंट बोलते तो फिर पी ले लो। तो एक पॉइंट है पी, तो वहाँ पे हमसे पूछ रहा है इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब रॉड की वजह से नहीं पता है, हम फिर से अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब देखो रॉड को तोड़ने का क्या तरीका था, एक्स पे जाके डी एक्स, तो यहाँ से हमने काटा इसको, और यहाँ से एक पोजीशन पे गए एक्स पे जाके डी एक्स, लेकिन ये वाई पोजीशन है, इसको वाई मान लेते हैं, तो हम जाके वाई पे जाके डी वाई हमने कट कर लिया। ये पोजीशन वाई थी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ पे वाई पे गए, और वाई पे जाके डी वाई लेंथ का हमने एक एलिमेंट कट किया। अच्छा, इस डी वाई लेंथ पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज था, ठीक है, इतना हमने मान लिया है। अब इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होगी, हमें इस डी क्यू लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी ये इधर, जो कि हम बोलेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, या मतलब डी बोल दो यार, डी ई इधर रहेगी। अच्छा, अगर ये एंगल मान लेते हैं, यहाँ से इस जो हमने एलिमेंट काटा है इसके पोजीशन है, थीटा ले ले तो फाई ले लेते हैं, तो यहाँ से फाई है, तो अगर ये थीटा पे जाके
हमने डी थीटा काट लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे थीटा ले लिया था इसलिए मैंने थीटा नहीं लिया है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 बार रिंग को काटा है, सॉरी इस रिंग को नहीं, माफ कीजिएगा, इस रॉड को, इस वायर को हमने 2 बार काटा है। एक बार वाई पे जाके डी वाई कट किया है और एक बार फाई पे जाके डी फाई कट किया है। अभी देखो आपको पता चलेगा क्यों, फाई पे जाके डी फाई हमने कट किया है। बात इतनी बात क्लियर है ना, क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू बाई ये लेंथ, ये तो लिखोगे लेंथ, तो कौन सी लेंथ लिखोगे, अगर ओह माफ़ करिएगा मैंने ये लेंथ नहीं ली है, तो इस लेंथ को यहाँ से डी बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो डी रहती है। तो डी पॉइंट पे कोई पॉइंट पी है, डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई डी स्क्वायर की वाई स्क्वायर की डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2। क्या लिखूँ, ये लेंथ लिखना है ना, तो कौन सी लेंथ आएगी, ये कि ये कि ये, और इसके लिए मान लेते हैं यहाँ से आर है, तो क्या हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और आप सभी को पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझे, आई होप समझ गए होगे, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, ऑन फिर से वही कॉन्सेप्ट भाई, अगर एलिमेंट में चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर एंगल फाई बना रहा है तो ये एंगल भी फाई रहेगा, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है ना, चलो ठीक है भैया, एक कॉस वाला कंपोनेंट होगा एक साइन वाला होगा, तो डी ई कॉस फाई और ये डी ई साइन फाई हो गया, ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाई की वजह से, और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलेगी वो रहेगी डी ई साइन फाई की वजह से, इंटीग्रेशन में पूरे का, क्योंकि एक ही थोड़ी ना हमको मिलेगा एलिमेंट, हमको ढेर सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो सारे एलिमेंट को जोड़ लोगे तो ई वाई में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और ई एक्स में हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये बात क्लियर हुई, बोलिए ये बात क्लियर हुई, आई होप आपको क्लियर हो चुकी है ना। अब क्या करेंगे भैया, आप पहले इतना नोट करिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, जैसे यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी की वैल्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, ठीक है। अब एक लाइन और कर लो, यहाँ पे लेमडा डी क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता, हमको सिर्फ लेमडा गिवन था, तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू रहेगा डी क्यू अपॉन डी वाई, लेमडा इज इक्वल टू क्या रहेगा, डी क्यू अपॉन डी वाई, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हमको मिलेगी लेमडा डी वाई, क्या मिलेगी, लेमडा डी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई, इंटीग्रेशन करोगे तो के लेमडा यहाँ पे भी आ जाएगा के लेमडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा, समझे। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन चीज़ें वेरी हो रही हैं। पहले बात तो अभी समझाता हूँ मैं आपको, अब इतना नोट करिए फिर मुझे आपको एक चीज़ समझानी है, पहले आप इतना नोट करिए, नोट हुआ। अच्छा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ऐसे क्यों भाग गया था, तो मैं भागा नहीं था, मैं ये इसमें कुछ चीज़ें मिटाना चाहता हूँ, अब इसलिए मुझे जगह चाहिए, तो मैंने सोचा आप इतना नोट कर लो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तभी तो आंसर आएगा यार, ऐसे छोड़ दोगे। तो इंटीग्रेशन जो हमको करना है, उस इंटीग्रेशन करते टाइम देखो हमको जो यहाँ पे मिला है, इसमें देखो कितनी चीज़ें वेरी हो रही हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है देखो इसका, तो कितनी चीज़ें वेरी, पहले तो चला डी वाई वेरी हो रहा है, चलो डी वाई को छोड़ दो, अभी आर वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डी वाई तो मतलब वो है ना इंटीग्रेशन का, वो अपने को ऑपरेटर मिला है, तो डी वाई है। अब फाई वेरी हो रहा है, अच्छा फिगर में, फिगर में देखो क्या क्या वेरी हो रहा है, देखो फाई अगर वेरी कराओगे आप देखो इसको इंटीग्रेशन कितने तरीके से कर सकते हो, पर आसान वाला समझेंगे अपन, क्योंकि अपन तो यार फिजिक्स वाले है ना, तो फिर अपन आसान वाला लेंगे, मैथमेटिक्स में जाके कठिन वाला करना, मैं दिखा दूंगा कैसे कठिन वाला होता है। अब देखो यहाँ पे फाई को वेरी कराओगे कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, मतलब -θ1 से +θ2 तक, तो आपको पूरी जो ये रॉड है वो कवर हो जाएगी। अच्छा अगर आप वाई को भी वेरी करा लो कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से लेके L तक, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो आर ही तो वेरी हो रहा है यार, देखो आर वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आर और वाई में देखो यहाँ पे आर की वैल्यू वहाँ पे पुट कर लोगे, समझो। देखो कॉस फाई की वैल्यू आप रख सकते हो, देखो यार समझो, मैं समझा के रहा हूँ, अभी देखो ऊपर से आ रहा है इसलिए तो मैं भाग गया था। फाई इज इक्वल टू देखो वाई है और ये क्या था डी था और ये है आर, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हो या साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, और पुट करोगे किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स में, और दूसरा आर की वैल्यू आप पुट करोगे
डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में, और आप इन सब का तब बैठ के इंटीग्रेशन करना, आप तब इन सब का बैठ के इंटीग्रेशन करिएगा। पर मैं नहीं करने वाला, मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा भाई मैं आर को हटा दूंगा, क्योंकि हमको साइन और कॉस का इंटीग्रेशन आसानी से होता है, तो हम कॉस का इंटीग्रेशन कर लेंगे और साइन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इनको हटाना है, किसको, आर स्क्वायर और डी वाई को हटाना है। आर स्क्वायर को हटा के हमको कांस्टेंट और फाई के टर्म में लाना है, या तो कुल मिला के कांस्टेंट तो होगा नहीं, पक्की बात है कि आर कभी कांस्टेंट हो जाए कि हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि भाई आर तो वेरी कर रहा है, तो आर को हटा के हम किसके टर्म में ले जाएंगे, कांस्टेंट और फाई के टर्म में, या तो फाई में आ जाए कोई फंक्शन बन जाए, या तो कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट होगा नहीं, पहले आपको समझा दिया। और डी वाई को अपन को किस में चेंज करना है, डी फाई में। हमको दो काम करने हैं, पहला आर स्क्वायर को हटाना है और दूसरा डी वाई को हटाना है, किसमें, डी फाई में हटाना है। तो उसको हटाने का तरीका क्या, आप देखिए, कुछ नहीं बहुत आसान है। देखो इसी ट्रायंगल में आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे आर और वाई को पकड़ो, आप आर और वाई को पकड़ोगे, आर और डी को पकड़ोगे, ये बताओ आप, आर और डी को पकड़ोगे, आर और वाई को पकड़ोगे, बोलो बोलो, अरे यार कुल मिला के देखो, आर और डी को पकड़ो, आर और डी को पकड़ो, तो आर कॉस फाई, आर कॉस फाई इज इक्वल टू किसके, डी, तो आर कॉस फाई इज इक्वल टू है डी के, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सेक फाई, तो हमको आर की वैल्यू मिल गई किसमें, डी सेक फाई के टर्म में। देखो डी कांस्टेंट है बाहर जाएगा, और सेक के टर्म मिल गया जो अपन को चाहिए था, अरे भाई सेक मिल गया और क्या चाहिए था, मतलब फाई मिल गया, बस काम खत्म, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में मिल गया। अब ध्यान से देखिए और क्या करना है, और आप ये करो कि हमको वाई डी वाई को हटाना है, क्या हटाना है, डी वाई को हटाना है, तो डी वाई को कैसे हटाओगे, तो डी वाई को हटाने के लिए आप देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हमको मिलेगी, देखो वाई मिला तो डी वाई मिल जाएगा, तो और वाई यहीं से आएगा, तो डी वाई क्या हो जाएगा, देखो पहले वाई की वैल्यू निकालो, तो वाई क्या हो जाएगा, चलो यार यही कर लो तुम, वाई बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई, तो वाई देखो मिला कि नहीं मिला, डी tan फाई, ये तो पूछ रहा था वाई इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल से। अब अगर हमको ये मिल गया, इस इक्वेशन को क्या कर दो, हाँ, तो यहाँ से देखो डी वाई इज इक्वल टू मिलेगा, डी तो कांस्टेंट हो गया, तो डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, कुछ नहीं किया हमने, इसको डी, इस वाई को फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही तो मिलेगा, नहीं समझे, ध्यान से देखिए, शायद आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझेंगे उनको समझा रहा हूँ, ये आया कैसे, देखिए अगर मैं इसका देखो डिफ्रेंशिएशन आता तो ये होगा, नहीं आता तो फिर मैंने वीडियो बनाई, जाकर उसको देखो पहले, 11th का बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना है, तो किसके टर्म्स में, फाई के टर्म्स में, तो डी वाई अपॉन डी फाई को करना है, तो डी वाई अपॉन डी फाई की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा, डी तो कांस्टेंट है, tan फाई का सेक स्क्वायर फाई, तो यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू मिलेगा डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ओ मिल गया भाई, मिल गया, आर मिल गया, डी फाई मिल गया, यहाँ पे रख दो। चलो एक काम करते, देखो सुन लो, दोनों में देखो के लेमडा बाई डी वाई बाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है कि नहीं है, के लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है। अब इधर देखो सबको एक काम करते हैं, उसको इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो के लेमडा बाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई को हम चेंज कर सकते हैं, के लेमडा को छेड़ो ही मत, हमें डी वाई की वैल्यू क्या मिली है, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई मिली, और आर की वैल्यू क्या मिली है, आर की वैल्यू मिली है डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, अरे आर स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई नहीं हो जाएगा, समझे। अब देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हुआ, डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल हुआ, तो हमको मिला क्या, अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू मिली, ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू बराबर हो गई के लेमडा बाई डी इंटू डी फाई के, खैर अब देखो अपने को मिल गया क्या, इसकी वैल्यू, अब अपने को बस पुट कर देना है, तो इतना नोट कर लिया था ना, इसको मिटा दूँ, देखो जो नोट किया था मैं उसको मिटा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इसको भी मिटा दे रहा हूँ, हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए सिर्फ, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा था, एक्स वाला वाई वाला, ये तो पता होगा ना कि ये भी नहीं पता है, ऊपर वाला कौन सा है, एक्स वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स, और नीचे वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस के लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर की जगह पे इतना पुट करो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा अपॉन डी क्या है, कॉस फाई इंटू डी फाई है, और दूसरा ई वाई क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा बाई डी साइन फाई इंटू डी फाई। यहाँ तक पहुँच गए, समझ में आया। देखो भाई कठिन है, मैं तो बोलूँगा कठिन तो है,
ऐसा थोड़ी नहीं समझ में आएगा, तो 2-3 बार पढ़ो और एग्जाम भी इससे भी कठिन आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये आ जाएगा, इसके एप्लीकेशन आते हैं तो कठिन है, मैं तो ये बोलूँगा ही। अब ध्यान से देखिए, हमको ये चीज़ किस लिए थी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो अब इसको मिटा दो। अब हम क्या करने वाले, इंटीग्रेशन करने वाले हैं, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू के लेमडा बाई डी कॉस फाई डी फाई। तो इसमें आप देखो कांस्टेंट क्या है, के लेमडा बाई डी, तो के लेमडा बाई डी कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस फाई डी फाई का। पर लिमिट तो हमने रखी ही नहीं, तो लिमिट देख लो, तो लिमिट क्या थी, -θ1 से +θ2 तक। देखो माइनस क्यों किया था, क्योंकि भाई देखो नीचे वाला एंगल थीटा था, तो यहाँ से एंगल ले रहे हो, देखो थीटा था, तो एक बार नीचे मेजर करोगे और एक बार ऊपर मेजर करो, तो नीचे वाले को हमने बोल दिया नेगेटिव और ऊपर वाले को बोल दिया पॉजिटिव। कन्वेंशन है, आप ऊपर वाले को नेगेटिव और नीचे वाले को पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, cos फाई का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो, अच्छा नीचे वाले को, चलो आप इसका आगे सॉल्व कर लोगे ना, तो के लेमडा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ -θ1 से θ2 साइन फाई इंटू डी फाई, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी कॉन्स्टेंट है, अंदर में रहेगा कॉस फाई का साइन 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 फाई -θ1 से +θ2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के लेमडा बाई डी साइन अपर लिमिट θ2 माइनस साइन माइनस में θ1, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा के लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ये आपको मिला है फॉर्मूला जो कि आपको क्या करना है, रटना है। ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा बाई डी कॉस, सॉरी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस फाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -θ1 से θ2 तक। तो आंसर क्या आएगा, के लेमडा बाई डी, अब माइनस एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट मैंने पहले बताया था, लेकिन माइनस है तो एक बार लोअर लिमिट पहले पुट कर दो, तो क्या होता है कॉस θ1 माइनस में कॉस θ2। अब ये कैसे डायरेक्टली क्यों लिख दिया, देखो कॉस के अंदर माइनस का, अगर कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो वही तो है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, और माइनस साइन था इसलिए पहले लोअर लिमिट पुट की फिर अपर लिमिट पुट की, तो कॉस -θ1 क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस θ2, तो हमको ये मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई क्या मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई ये है। अब इसको एक बार देख लें और कॉपी में अगर इसको नोट किया, एक बार आप उसको तुरंत से उसको देखें कि हमने कैसे कैसे अपने रिजल्ट तक पहुंचे हैं, हमने कौन सा रास्ता यूज़ किया है। नोट हो गया। अच्छा एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है, इसको अपन परपेंडिकुलर बोलते थे, ये ई परपेंडिकुलर भी होता है, क्योंकि हमने रॉड किस में रखा था, वाई एक्सिस में, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स, तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, और ये कौन सा है, पैरेलल, तो इसको ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। समझ में आ गई बात, हो गया नोट, अब मिटा दिया जाए। अच्छा नोट कर लीजिए एक बार, अरे यार पॉज करके तुम लोग नोट ही कर लोगे मिटा दूँ, चलो। अब यहाँ पे देखिए, इसी की हेल्प से हम एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से, समझे, ये फॉर्मूला नोट करके रखो। अब देखो इन्फिनाइट लाइन चार्ज मतलब भैया एक रॉड है, और जो कि इस बार इसकी लेंथ इन्फिनाइट तक जा रही है, और ये एक्स एक्सिस में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्सिस पे कोई पॉइंट है और आपसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इन्फिनाइट पे जा रही है, तो इन्फिनाइट भी इस बार जो θ1 रहेगा, इस बार इन्फिनाइट के लिए θ1 की वैल्यू 90 रहेगी और θ2 की वैल्यू भी 90 रहेगी, समझे। तो आपको देखो आपसे पूछा जाएगा ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए के लेमडा बाई डी साइन θ1 यानी साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 91 और साइन 91, तो आंसर आ जाएगा अपना 2k लेमडा बाई डी। और ई पैरेलल वाला k लेमडा बाई डी cos 90 माइनस cos 90, cos 90 0, cos 90 0, तो 0 में से 0 गया 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0, तो कितना आया आंसर 0, तो ए पैरेलल 0 है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब ध्यान से देखो, इसी सवाल में अगर मैं उसी फाइनाइट लाइन का चार्ज लूँ मैं, ठीक है, और ये लाइन है, इसके मिड पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं सिमेट्रिकल पे, यानी यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ से भी थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा है, तो आप ध्यान से देखोगे इसके सिमेट्री की वजह से इसका जो
परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, सर इसका जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम एलिमेंट कट करेंगे तो एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, DE। अब ध्यान से देखिए, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये DE कॉस अल्फा वाला ही तो बचेगा, DE साइन अल्फा वाला तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे में अल्फा पे एक और एलिमेंट है ना, समझे, अल्फा पे एक और एलिमेंट है, ठीक है, तो इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपसे मिड पॉइंट पे पूछे तो भी आपको सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट का आंसर देना है, समझे। तो सेम चीज़ यहाँ पे सिमेट्री वजह से भाई कैंसिल हो जाता है, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समझ में आया। अच्छा, इसकी वजह से आपसे एक सेमी इन्फिनिट वायर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेमी इन्फिनिट वायर। सेमी इन्फिनिट वायर मतलब भैया सिर्फ एक लाइन सेमी इन्फिनिट रहेगी, ये देखो सेमी इन्फिनिट बन गया कि नहीं बन गया, सिर्फ इसका एक हिस्सा सेमी इन्फिनिट है। अब आपसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो कुछ नहीं भैया, इसमें देखो θ1, देखो θ1 मैंने ऊपर वाले को मान लिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशानी तो नहीं है। देखो ऊपर वाले को θ2 माना था सवाल में, तो सवाल का डेरिवेशन याद रखना, यहाँ पे तो काम चल गया पर वहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। ऊपर वाले को हमने क्या माना था, θ2, तो θ2 की वैल्यू अभी भी तो 90 है, पर इस बार θ1 की वैल्यू 0 डिग्री है। अरे देखो ये 0 है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें ई परपेंडिकुलर की वैल्यू में अगर आप रखोगे, ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, तो एक्स वैल्यू क्या होती है, के लेमडा बाई डी, साथ में फॉर्मूला याद करो, साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो θ1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस साइन θ2 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 1, इसकी 0 और इसकी 1, तो आंसर आ जाएगा के लेमडा बाई डी। और ई वाई में क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस θ1 था कि θ1 माइनस θ2 था। अब ये आप बताओ θ1 माइनस θ2 था कि θ2 माइनस θ1 था, मुझे तो पता है, अरे नहीं पता तो मैं तो आंसर याद कर लूँगा, उसमें क्या है। तो θ2 माइनस θ1 था कि θ1 माइनस θ2 था। अब ये आप जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, θ1 माइनस θ2 था, है ना। तो कॉस 0 माइनस कॉस 90, तो ये वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। तो ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी, आगे तो कुछ बचेगा नहीं, ये तो 1 हो गया ना, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो सेमी सर्कुलर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में और वाई में दोनों में बराबर होती है। एक्स में कितनी रहती है, के लेमडा बाई डी, और वाई में कितनी रहती है, के लेमडा बाई डी। ये बातें आपको याद होनी चाहिए और ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए। और अगर आपसे नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे तो क्या हो जाएगी, √2 के लेमडा बाई डी, जो कि ठीक बीचों बीच से जाएगा। क्या बात क्लियर है, मतलब यहाँ से 45 बनाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से 45 बनाएगा और यहाँ से 45 बनाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई नेट, उसकी वैल्यू में लिख देता हूँ, ई नेट इज इक्वल टू रहेगा अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 के लेमडा बाई डी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।